हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज का दिन भी काफ़ी डराने वाला है। डराने वाला दरअसल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप सब नहीं डर रहे हैं। ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में इसकी तादाद बढ़ती हुई जा रही है। पिछले 24 घंटों की हम अगर बात करेंगे तो 1,79,000 से ज़्यादा केसेज मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। और इसके अब आज के दिन जहां शुरुआत, जब दिन की शुरुआत हुई तो साथ ही साथ ये खबर भी आई कि बूस्टर डोज की आज से शुरुआत हो रही है। सैटरडे से इस कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने का अमल शुरू हो चुका था, तो आज से बूस्टर डोज लग रही है हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, साथ ही साथ जो उम्र रसीदा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई। ये खुशाइन बात है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हमें किस हद तक डरने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया ओमिक्रॉन के साए में है, खतरे के साए में है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तकरीबन 55% केस गुज़िश्ता एक हफ्ते में बढ़े हैं। वहां पर भी केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। 10 लाख से केसेस ज़्यादा हैं ओमिक्रॉन के। बढ़ता हुआ केसेस का दायरा दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा नाजरीन कि यहाँ पर सख्त कवानीन मुरतब किए गए थे और लॉकडाउन लगाया गया था, सफरी पाबंदी लगाई गई थी। और नोवाक जोकोविक के हवाले से खबर आपको आज पता ही होगी कि इस हवाले से कोर्ट तक मामला पहुंचा कि कोरोना वैक्सीन उन्होंने ली है या नहीं ली है, ये अलग मसला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि ऑस्ट्रेलिया में सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, उसके बावजूद अब वहां पर केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन एक बार फिर से बदतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अबतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट के सामने चुनौतियां हैं, तो हिंदुस्तान भी इससे इस्तेस्ना नहीं है, क्योंकि यहां पर भी केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। बूस्टर डोज हालांकि आज से लगनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए हम मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आज हम जानेंगे कि उनकी रियासतों का हाल क्या है, या फिर वो जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर क्या हाल है। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करना जरूरी इसलिए हमने समझा क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया से एक खास मेहमान हमारे दरमियान जो जुड़ रही हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुमैया शेख साहिबा। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और कई रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुमैया शेख जो कि न्यूरो साइंटिस्ट है हमारे दरमियान, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रही। बहुत शुक्रिया, वेलकम चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए डॉक्टर सुमैया। और साथ ही सर्वेश तिवारी को आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टर फ्रॉम मुंबई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय टांक भी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुजरात में क्या हालात है कोरोना के वो हमें बताएंगे। और साथ ही साथ दारुल हुकूमत दिल्ली को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर डेथ रेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 24 घंटे में डेथ रेट पिछले 200 से ज्यादा दिनों में आज हुई है। तो फिर से चुनौतियां शुरू हो गई हैं सरकारों के सामने। इन चुनौतियों से सरकारें कैसे निपट रही हैं ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। दिल्ली के हालात को रिपोर्ट करने के लिए हमारे दरमियान जुड़ रही हैं प्रीति श्रीवास्तव जो कि हमारी साथी हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुंबई का। सर्वेश, बताइएगा कि महाराष्ट्र का हाल क्या है आज। देखिए सना जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को मुंबई के बांद्रा बीकेसी जंबो कोविड सेंटर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं, साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आज उनको बूस्टर डोज देने की शुरुआत की गई। सामने से एक कपल आ रहा है, देखिए कि सीनियर सिटीजन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराकर अब डोज के लिए यहाँ से वैक्सीन सेंटर जो है अलग अलग डोज देने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे रुख कर रहे हैं। तो जिस तरह से पहले कोरोना का जो पहला चरण था, दूसरा चरण था, जो भयावह स्थिति थी, ये तीसरे चरण में इस तरह की भयावह स्थिति एक्सपर्ट नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जिस सेंटर में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर यहाँ के डीन का कहना है कि इस सेंटर में जितने भी मरीज फिलहाल एडमिट किए गए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मरीज वही हैं जिन्होंने डोज दोनों नहीं लिया है, या तो किसी का एक ही डोज हुआ है। तो जिनके 2 डोज हुए हैं उसमें से मिलने वाले कम मरीज बहुत कम हैं। तो कुल मिला जुला कर बूस्टर डोज की आज शुरुआत की गई है। मरीज जो मिल रहे हैं वो भी असिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। सेकेंड वेव में जिस तरह से ऑक्सीजन की महाराष्ट्र में दिक्कत आई थी, जो एक भयानक तस्वीर दिखाई दी थी, वो तस्वीर इस बार बिल्कुल भी अभी तक नहीं बनती नज़र आ रही है। ये एक वैक्सीनेशन अलग अलग सेंटर है, देख सकते हैं आप किस तरह से एक एक अलग अलग चैम्बर बनाया गया है, ताकि जो 15 साल से 18 साल के ऊपर लोग हैं उनको अलग से वैक्सीन दिया जा सके, जो 60 साल के ऊपर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, उनको अलग तरह से वो वैक्सीन दिया जा सके। यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन बैठे हैं, 60 साल के ऊपर वैक्सीन है, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया अपना? हाँ, ये 3rd डोज है।
योर बूस्टर डोज टुडे। बूस्टर डोज। कोई दिक्कत आई आपको, कोई परेशानी करे? नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, अभी लेना है अभी। आप बताइए आपका क्या कहना है? अभी लेने वाले हैं ना थर्ड डोज, बूस्टर डोज। अच्छा, दोनों डोज आपने पहले लिया था, उस दौरान भी कोई दिक्कत नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दोनों की तबीयत फिलहाल एकदम ठीक है? परफेक्ट। ये देखिए यहाँ पे डोज लेने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे अभी सीट लगाई गई है, सीट अलग अलग देख रहे हैं लगे हैं। अब जैसे ही इनके कॉल आएगा, अलग अलग यहाँ पे जो सेंटर बने हुए हैं, इस अलग अलग सेंटर में इन्हें अंदर एक एक करके भेजा जाता है, उसके बाद इन्हें डोज के लिए जाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से डोज देने की शुरुआत की जा रही है, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। और मैडम को कॉल किया गया है, यहाँ पे नर्स बैठी हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का ये जो वैक्सीन का कोविड वैक्सीन का एक बॉक्स है, यहाँ पे सीरीज रखी गई है, नर्स अंदर हैं, सारी जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो उसका पालन किया जा रहा है। बिल्कुल सर्वेश, मैं आपका रुख करूंगी, हमारे साथ जुड़े रहें, तस्वीरें भी दिखाते रहें। तो सीनियर सिटीजन्स किस तरह से पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, ये तस्वीरें आपने देखी। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा प्रीति जुड़ी हुई है। बताइएगा हालात क्या है दिल्ली में, क्योंकि डेथ रेट आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है प्रीति दिल्ली में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोविड के केसेस जिस तरीके से पूरे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। और अब बस कुछ देर पहले ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी यहाँ के जो गवर्नर हैं अनिल बैजल से उनसे मुलाकात हुई। दिल्ली की जो अभी की स्थिति है उसको लेकर बातचीत हुई कि किस तरीके से इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अभी दिल्ली में और किसी भी तरीके की जो शक्ति है उस पर अभी नहीं होगा। ये कहा जा रहा था कि बाजारों को बंद कर दिया जाएगा और क्या दिल्ली में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। इसको लेकर अभी जो है ये दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि जो बैठक हुई अरविंद केजरीवाल की उसमें यह फैसला हुआ है कि दिल्ली में लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो सख्तियां हैं उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये एक अहम बैठक अभी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। और दूसरी दिल्ली में जो सबसे अहम बैठक अभी चल रही है, 3:30 बजे बैठक शुरू है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मांडविया है, उनके 5 राज्य जहां पे चुनाव होने वाले हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में एक अहम बैठक वर्चुअल के माध्यम से चल रही है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। और चुनावों के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से दूसरी लहर में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव था और स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ गई थी, तो अब फिर 5 राज्यों में चुनाव है और जो कोविड का पीक है वो भी इसी समय पे है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, वहां की रणनीति पे बात हो रही है। और साथ ही जो सबसे अहम बात है कि वहां जिन राज्यों में चुनाव है वहां की अभी की मौजूदा स्थिति क्या है, वहां कोविड की स्थिति क्या है, वहां अस्पतालों में किस तरीके से सरकार ने व्यवस्थाएं करवाई हैं और क्या चुनावों के समय में सरकार इन सब चीजों से निपटने के लिए तैयार है, क्या कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है, क्या राज्यों के पास में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और क्या राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में बेड है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद स्थिति साफ होगी कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो किस तरीके से रिपोर्ट आगे पेश करते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी चुनाव आयोग की बैठक स्वास्थ्य मंत्री के साथ में हुई थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कई अहम अधिकारियों ने भी, जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने भी हिस्सा लिया था और उनसे भी चुनाव आयोग ने भी यही पूछा था कि चुनाव करवाने को लेकर किस तरीके से राज्यों में स्थिति है, क्या वहां पे कोविड अभी नियंत्रण में है कि नहीं है, तो इसको लेकर ये सारी स्टेट का हाल जाना जा रहा है और इस हवाले से रिपोर्ट तलब की जा रही है। प्रीति हमारे साथ बनी रहिएगा। डॉक्टर सुमैया शेख आप के पास में लौटूंगी, एक और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। संजय, गुजरात का हाल बताइएगा हमारे नाजरीन को, आज केसेस कितने अमल में आए और क्या मोर्टालिटी रेट क्या है? बिल्कुल सना, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से बहुत ही अहम फैसला लिया गया कि 3 जनवरी को 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीन के डोज फर्स्ट डोज वो देना शुरू कर दिया गया और उस अब आज से जो फ्रंटलाइन वॉरियर है और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं और जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको आज से प्रिकॉशन डोज देना शुरू कर दिया गया है। तो बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। और साथ में जो गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में पिछले 24 घंटे में
नए 6,000 से भी ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं और 27,000 से भी ज़्यादा जो केस है, नंबर ऑफ केसेस है, वो एक्टिव केसेस वो अभी गुजरात में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये सरकार भी वही चाहती है कि जिस प्रकार से अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से कई सारी पाबंदियां भी गुजरात में लगाई गई है। जो रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू लगाया गया है, साथ में जो भी जो फंक्शंस जो होते हैं, राजकीय फंक्शंस है या फिर सामाजिक जो फंक्शंस है, उसमें कहीं ना कहीं जो इकट्ठा जो लोग होते थे उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती कर दी गई है। और अभी जो प्राइमरी जो एजुकेशन जो अभी ऑफलाइन एजुकेशन शुरू हुआ था वो भी कहीं ना कहीं अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो सना काफ़ी सारी पाबंदियां भी लगाई गई है और चिंता का विषय जरूर है, लेकिन डरना भी जरूरी है क्योंकि लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर की ओर से, प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर से वही तमाम चीजें रिपीट हो रही हैं जो सेकेंड लहर के दरमियान हमने देखी थी। आपका रुख करेंगे संजय, हमारे साथ जुड़े रहें। खास मेहमान डॉक्टर सुमैया शेख ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देर से आने के लिए आपके पास माफी। सुमैया, डॉक्टर सुमैया, देखा आपने कि मुल्क के, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में क्या हाल है, आपने सुना हमारे तमाम रिपोर्टर्स को। आप एक ऐसी जगह से जुड़ रही हैं जहां पर केसेस दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया सेकेंड लहर में सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और फिर अभी वहां की सारी जो आबादी है, तकरीबन आबादी जो 92% से ज्यादा आबादी फुली वैक्सीनेट है, उसके बावजूद ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है और इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में क्या हालात देख पा रही हैं, सिचुएशन कैसे हैं, क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे बुलाने का। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि करीबन 100,000 जो 1 लाख से ज्यादा केसेस रोज नजर आ रहे हैं। वो इसमें बढ़ोतरी इसलिए हुई थी कि रिसेंटली उन्होंने 1 या 2 दिन पहले जो एंटीजन टेस्ट होते हैं जो यहाँ हम घर पर करते हैं, उनकी भी जो पॉजिटिव टेस्ट थे वो भी उन्होंने इंक्लूड कर दिए थे। तो हमें एक ऐप पर यहाँ रिपोर्ट करना होता है, तो उस वजह से वो भी इंक्लूड कर दिए। तो क्योंकि घर पर लोग टेस्ट करने लग गए तो बहुत आसानी हो गई और उस वजह से जितने भी केसेस थे वो सारे गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड कर लिए। पर इसके मुकाबले ये भी कहा जा सकता है कि जो हॉस्पिटल में है वो अभी भी ज्यादातर लोग वो ही है जिन्होंने ठीक से वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। हालांकि यहाँ पर सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में और मेलबर्न, विक्टोरिया में काफी हद तक इन्होंने डबल डोजेस दे दिए हैं। अब तो 3rd डोजेस के लिए लोग भागे जा रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी इन्हें बूस्टर वैक्सीनेशन के लिए इन्हें टाइम नहीं मिल रहा। इतने सारे पैक्ड हैं यहाँ पे सारे स्लॉट्स इन लोगों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे तुलना ना कीजिए 2 मुल्कों का, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने लॉकडाउन किया था तब उनके पास बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं थी। तो जब वैक्सीन देनी शुरू की अब जाके, तो अब वो लोग, उसी लोगों को सिवियर हो रहा है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्यादा बुखार आ गया, खांसी सर्दी हो गई, वो सिवियर है। सिवियर वो होता है कि आप बिल्कुल आईसीयू में चले जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं आईसीयू में हो जाते हैं या डेथ हो जाती है जिनकी, वो वही लोग हैं जिन्होंने 2 डोज वैक्सीनेशन के नहीं लिए हैं। और इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि अभी भी 45% के करीब डबल डोज लोगों ने नहीं लिया है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इंडिया के लिए, क्योंकि 45 अगर उन्होंने नहीं लिया है तो समझो 50% के करीब अभी भी अनप्रोटेक्टेड हैं। और उसके अलावा जो हमारी जिस तरीके से पॉपुलेशन है, जिस तरह से बिल्कुल ही जैम पैक्ड लोग रहते हैं छोटी छोटी जगहों पे, बड़े शहरों में खास करके जितने करीब लोग रहते हैं, वो बहुत जल्दी कोविड फैला सकता है। और ये एहतियात भी नहीं होता है, लोगों के पास जगह ही नहीं होती है कि वो कोविड की वजह से सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कर पाए। और तीसरी चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ऑस्ट्रेलिया ने जब लॉकडाउन किया था तो बहुत ही तेजी से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया था। और वो लॉकडाउन इसीलिए होता है कि जब आपने वैक्सीन नहीं है आपके पास, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दें कि जब भी आप खोले तो आपकी हॉस्पिटल की इतनी कैपेसिटी हो कि आप वो सारे ट्रीट कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से डॉक्टर सुमैया शेख, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से खबर ये भी है कि इन
अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की तादाद, ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान में भी बड़ी तेजी से ये बढ़ रहा है, लेकिन लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं। हाँ, नहीं हॉस्पिटलाइज शायद नहीं हो रहे हैं, पर यहाँ पे आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि जिस जिसको हॉस्पिटलाइज करना होता है वो हॉस्पिटल में चला जाता है। वहां पे आप नंबर्स कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रियल डेटा है नहीं इंडिया का। एक ये बात है कि जो भी ओमिक्रॉन की वजह से हॉस्पिटल गया है वो सिवियरिटी में नहीं है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दे दी या थोड़ी बहुत ऑर्गन सपोर्ट दे दी तो वो ठीक होने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है उस हिसाब से कि जो भी जिनकी डेथ होती है, मतलब जो इंडिया में जितनी डेथ्स हुई थी वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने पर हुई थी। तो अभी भी हमने कुछ फर्स्ट सेकेंड वेव से कुछ सीखा नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया होगा कि हम तैयार हैं अब ओमिक्रॉन की नई जो वेव आने वाली है उसके लिए। हम तैयार नहीं है इंडिया में। अभी तो हिंदुस्तान में डॉक्टर सुमैया शेख, अभी तो कई सारे जो साइंटिस्ट हैं और मेडिकल अमला है ये कहने लगा है कि थर्ड वेव आ चुकी है। इस हवाले से पहले एक हफ्ते पहले ही कह दिया गया, इसलिए आप लोग तमाम लोग होशियार हैं। और ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए हिंदुस्तान किस हद तक तैयारियां कर रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चूंकि अभी इस वक्त एक सेंटर पर सर्वेश तिवारी मुंबई में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सर्वेश, आपने सुना ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, जुड़ी हुई हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वैसा हिंदुस्तान में नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार लोगों को परेशानियां ना हो और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रही है जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए? डॉक्टर सुमैया जो कह रही हैं फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान तो थोड़ी मुश्किलें मुंबई और महाराष्ट्र में ज़रूर थी। तैयारियां पूरी तरह से नहीं थी, चाहे वो मेडिसिन को लेकर हो, चाहे सेंटर को लेके हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेके हो। स्टेट और सेंट्रल दोनों में काफ़ी बातें भी हुई थी कि सपोर्ट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को। लेकिन अब थर्ड वेव में जिस तरह से सेकेंड वेव का अनुभव रहा महाराष्ट्र सरकार के पास, उस अनुभव के आधार पर इन्होंने प्रिकॉशन लेते हुए पूर्व तैयारियां काफ़ी हद तक कर ली हैं, चाहे मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र के अन्य जिलों की बात करें। और यही वजह है कि जिस हद तक महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया फर्स्ट और सेकेंड वेव के बाद, तो उसका ही नतीजा है कि आज जितने भी मरीज मुंबई या महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भर्ती हो रहे हैं वो ज़्यादा करके वैक्सीनेशन नहीं लेने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन लेने का ही ये परिणाम है कि आज जो खतरे वाली एक बात थी, लंग्स के जो प्रॉब्लम सामने आते थे, केसेस, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, उस तरह के केसेस अभी हाल ही में बड़े पैमाने पे देखने को एक भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ केसेस हैं लेकिन वो घबराने वाली सिचुएशन वाली नहीं है जो सेकेंड वेव में थी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार, आपको एक बता दें कि 2 या 3 महीने बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में जितने भी नगर पालिका हैं, तकरीबन 19 से ज़्यादा 19 के करीब नगर पालिका है, महानगर पालिका, उनके चुनाव भी होने हैं। तो महाराष्ट्र सरकार, चाहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें, चाहे एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बात करें, इस समय जितनी भी पाबंदियां लगाई गई हैं मुंबई और महाराष्ट्र में, उन तमाम पाबंदियों के बीच सरकार इस चीज़ पर भी ध्यान दे रही है कि सेकेंड वेव के दौरान जिस तरह से लोग पर प्रांत में लोग अपने घर जाने लगे थे, भागने लगे थे ट्रेनों के जरिए, अलग अलग पैदल चल के, उस तरह की सिचुएशन सरकार यहाँ बिल्कुल नहीं लाना चाहती। आर्थिक व्यवस्था से लेके, लोगों के रोजगार से लेके, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस तरह की बातें सरकार मंत्रणा कर चुकी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार कम से कम सेकंड सिचुएशन वाली जो भयानक स्थिति थी वो स्थिति इस बार सरकार बनने के मूड में बिल्कुल हमने देखी थी, वैसे हालात दोबारा ना बने, इसको लेकर करना और सिर्फ सरकारों को इतना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाएं। गुजरात का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जहां से हमारे नुमाइंदे संजय जुड़े हैं। संजय, बताइएगा कि गुजरात की कितनी आबादी अब तक फुली वैक्सीनेट हो चुकी है और कितनी बाकी है? चूंकि 15 to 18 उम्र के बच्चों को अभी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, आज से बूस्टर डोज भी लगने लगे, पूरी तफसील बताइएगा। सना, जिस प्रकार से आज से जो बूस्टर डोज जो देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन हालांकि जो बात ये की है कि सरकार की कैसी तैयारियां है, तो सरकार ने भी पूरी तैयारी है, क्योंकि बहुत ये जो सेकेंड वेव में जिस प्रकार की जो माहौल देखने को यहाँ गुजरात में भी मिला था कि कई सारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी वेटिंग जो पेशेंट्स का नंबर ऑफ पेशेंट्स का ज़्यादा था। तो वो देखने के बाद कहीं ना कहीं गुजरात सरकार ने भी
पूरा टाइम लिया है कि सभी जगह पे, जिस जगह पे ऑक्सीजन की कमी सेकेंड वेव में देखने को मिली थी, तो इस बार वो कोई भी प्रॉब्लम थर्ड लेयर जो कोरोना की अभी शुरू हो चुकी है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, उसके चलते गुजरात सरकार ने पूरा दौरा जो जिले है जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सभी जगह पे सरकार है, गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और उसके और सारे जो मंत्री है, सब लोगों ने जिलों में जाके सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी पूरा दौरा किया और जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन यानी सरकारें जो है अभी तैयारी के हालात में दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुकम्मल तैयारी कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जितने सारे डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि अभी बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है। एक बार फिर से डॉक्टर सुमैया शेख का रुख कर लेते हैं। आपको नाज़रीन बता दूं कि हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ी हुई हैं न्यूरो साइंटिस्ट हैं, आप भी इनसे सवाल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन करिए। डॉक्टर सुमैया, एक ओमिक्रॉन का अभी कहर बरपा ही हुआ है, डेल्टा क्रॉन भी सामने आ चुका है। ये डेल्टा क्रॉन को लेकर क्या कुछ स्टडी कहती है साइंटिस्ट की, आप क्या कहती हैं, किस हद तक इसे अभी डॉक्टर्स जान पाए हैं, इस वायरस को, इस वेरिएंट को? देखें, जो ये साइप्रस से वेव आज ही सुबह कह रहे हैं कि जो डेटा अपलोड किया गया था वो एक्चुअली में जनवरी 7 के करीब किया गया था, और एक वेबसाइट है जाइसैट करके जहां पे ये सारी जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है ग्लोबली ये अपलोड की जाती है, और उसके अंदर अगर दो वेरिएंट्स हैं जैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन है, उसमें अगर ओवरलैप होके कोई भी मिलकर एक वेरिएंट नया बन गया है जो उससे भी ज्यादा खतरा देने वाला है, तो वो हमें नजर आएगा, क्योंकि एक हम उसकी सीरीज बनाते हैं जैसे ट्री की तरह होता है, एक ब्रांच के ऊपर ओमिक्रॉन है, दूसरे पर डेल्टा है, और जब मर्ज करता है तो उसका एक फाइलोजेनिक ट्री जिसे कहते हैं उसका एक मर्जेंस नजर आता है उसके ऊपर, और ऐसा कोई मर्जेंस हमें नजर नहीं आ रहा था। तो चाहे वो साइप्रस के जो बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वाकई में एक नया वेरिएंट है, बहुत सारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं, और मैंने भी आज सुबह डेटा देखा था, उसके अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं था, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये एक कंटेमिनेशन से हुआ हो, और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं तो वो वायरस का जो डीएनए है उसको हम छोटी छोटी चीजों में सीक्वेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। इस हवाले से बहुत तफसील से जानने की जरूरत है, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। डॉक्टर सुमैया शेख, आइंदा भी हम आपसे जुड़ेंगे, कई तरह की बातें करेंगे और लोगों को और हुकूमत को किस हद तक तैयारी करने की जरूरत है ये भी समझेंगे। संजय, बहुत शुक्रिया। सर्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए शुक्रिया। प्रीति, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलती रहेगी जिंदगी, लेकिन मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। आदाब।